नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की है। चुनाव 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर 2024 को होंगे, जबकि आदर्श आचार संहिता 15 अक्टूबर से लागू हो चुकी है। मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि पहले चरण में 43 और दूसरे चरण में 38 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होंगे और मतगणना 23 नवंबर को होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 25 नवंबर तक समाप्त हो जाएगी। महत्वपूर्ण तिथियों में नामांकन की अंतिम तिथि 25 और 29 अक्टूबर और नाम वापसी की तिथि 30 अक्टूबर और 1 नवंबर है। आयोग का उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के साथ शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाना है। नई पहलों में एक ऐप शामिल है जो मतदान केंद्रों पर कतारों की वास्तविक समय की जानकारी देगा और 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को घर से मतदान का विकल्प मिलेगा। उम्मीदवार अपने चुनाव अभियान पर 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। गुड इवनिंग टू एवरीवन। 3:30 बजे से माननीय ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से झारखंड का इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर दी। उसी समय से पूरा झारखंड में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो रही है। झारखंड में 2 फेज में चुनाव होगी। फर्स्ट फेज में 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होगा। सेकंड फेज में 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होगा। फर्स्ट फेज का नोटिफिकेशन है 18 अक्टूबर का होगी। सेकंड फेज का नोटिफिकेशन है 22 अक्टूबर का होगा। फर्स्ट फेज का पोलिंग है 13 नवंबर का है। सेकंड फेज का पोलिंग है 28 नवंबर का है। सबका काउंटिंग 23 नवंबर का होगी। 25 तक पूरा इलेक्शन प्रक्रिया पूरा झारखंड में संभव होगा। इसमें इलेक्शन का समय का लेकर अभी वो कमीशन से नोटिफिकेशन निकलेगी, उसी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से शेड्यूल अनाउंस की जाती है। नोटिफिकेशन का शेड्यूल अभी निकलेगी, उसमें लास्ट इलेक्शन में कैसा था उसी तरफ से ही टाइमिंग रहेगी। कुछ बूथों पर थोड़ा सा 1 घंटा कम होने की संभावना है सेक्रेटरीज का लेकर। कारण इसी बार हम लोगों का वो सनशाइन टाइम में थोड़ा सा कम रहती है, सनलाइट कम रहती है नवंबर महीने में, उसी का ध्यान रखते हुए वो निर्णय लिया गया उसी को। बाकी सभी जगह पर पिछले लोकसभा चुनाव में कैसा 7 से 5 था उसी तरफ से ही होगी। केवल कुछ एग्जम्पशन होगा, उसका 12 में भी एक बूथ है उसका होगी। सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ले लेंगे, समय 7 से 5 ही होगी। उसका क्या एग्जम्पशन है वो भी मैं आपका नोटिफिकेशन के माध्यम से 13 तारीख तक हम लोग आपका फाइनल आपका कर देंगे। उसमें कमीशन इसी बार वो पूरा वो बाद में केवल 4 एम के बारे में बात की थी। उसमें इलेक्शन में मनी पावर, मसल पावर, मिस इन्फॉर्मेशन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये तीनों का एनफोर्समेंट के लिए बात की थी कमीशन। उसके बारे में उस संबंध में झारखंड में भी पूरा तरफ से हम लोग को सख्ती से लागू करेंगे। सभी जगह पर अपने अपने पदाधिकारी का भी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है, बाकी अपने ज्वाइन करके कल से अपने काम में लग जाएंगे। उसी में इलेक्शन के प्रिपरेशन का लेकर फर्स्ट फेज में 18 का है, इसे कम समय है नोटिफिकेशन निकालने के लिए, तो अपने प्रक्रिया अपने समय पर कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट इलेक्शन में भी आप लोगों का बहुत सहयोग मिला, इस तरफ से भी मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, आपका पूरा तरफ से सहयोग अपेक्षित है। एक शांतिपूर्ण, एक वित्त नॉलेज के साथ एक इलेक्शन करना मतलब उसका मीडिया का सहयोग आवश्यक पड़ती है। आपका साथ में आपका सहयोग से इसी बार एक शांतिपूर्ण चुनाव करेंगे। साथ में इसी बार वो वोटर का कितना समस्या लास्ट इलेक्शन में हुई थी उसका भी हम लोग इसी बार दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनसे भी कितना सुझाव मिली थी, कितना लाइन का कंट्रोल के संबंध में, स्पीड ऑफ वोटिंग का प्रोसेस के संबंध में, सब संबंध में हम लोग इस बार उसमें डिटेल वर्कआउट किया।
एक एक बिंदु पर स्पेशल ट्रेनिंग मॉडल तैयार किया था उन्हीं को। उनका वोटर का कोई असुविधा होना नहीं चाहिए उसमें। साथ में उनका वो समय पर हम लोग 7 बजे कैसे शुरू करना, मार्कफॉल को संबंधित सभी एक एक बिंदु पर वो पोलिंग पार्टी का ट्रेनिंग की जा रही है। अभी फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रेनिंग सभी जिला पर चल रही है उसका बाद एक एक राउंड में डिटेल ट्रेनिंग करके इसी बार हम लोग वोटर का भी पूरा तरफ से हम लोग एक सुविधाजनक इलेक्शन कराएंगे। साथ में एक ही कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बार बार बताया गया था अर्बन आपत्ति के बारे में। अर्बन एरिया में वोटिंग कम हो रही है उसी को, तो आपका माध्यम से अनुरोध है अर्बन एरिया में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आपका घर से आए बूथ पर उसी के इलेक्शन दिन में। इस बार बूथ में हम लोग को सुविधा भी बढ़ा दे रहा है, इसलिए उनका वो कठिनाई कम होगी। साथ में कितना अर्बन एरिया है उनका बूथ में इंतजार समय कम हो, उसी के लिए हम लोग इसी बार एक ऐप का भी व्यवस्था कर दिया। उसका माध्यम से वो घर पर बैठ के भी देख सकते हैं अपने बूथ में कितना वोटर है। वो 18 असेंबली सेगमेंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है का तरफ से अर्बन एरिया है, वहां पर इसका लागू कर रहा है ताकि वो प्रत्येक वोटर का अपने घर से निकालने के पहले अपने बूथ में कितना वोटर है वो भी अपना ऐप का माध्यम से देख सकता है। नहीं मतलब उसका व्हाट्सएप में एक मैसेज कर देंगे, उसी के माध्यम से भी उनका संबंधित बूथों पर उनका सूचना मिल जाती है। एक पोल डे मॉनिटरिंग के लिए एक पीडीएमएस ऐप तैयार करेंगे, पोल डे मॉनिटरिंग ऐप एक तैयार कराया हुआ उसका माध्यम से प्रत्येक बूथ का भी हम लोग मॉनिटरिंग यहाँ से करेंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महाराजगंज बाजार में 13 तारीख को मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद के बाद दंगा भड़क गया। हिंसा में एक युवक की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। दंगाइयों ने घरों, शोरूमों और एक अस्पताल में भी आग लगा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल आला अधिकारियों को बहराइच भेजा, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया और 30 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। पीड़ित परिवार ने आज मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की, जिसमें सीएम ने 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को सरकार नौकरी देने का भी आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ी घटना हो गई, दंगा हो गया, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया, लोगों के घर जल गए, हॉस्पिटल जल गए, एक लोग की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। उसको लेकर लगातार परसों से जो उत्तर प्रदेश में तनाव काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। मुख्यमंत्री लगातार इसकी निगरानी रख रहे हैं, सभी अफसर भेजे जा रहे हैं, चाहे एडीजी एसटीएफ की बात की, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की बात किया जाए, लगातार उस पर निगरानी रखी जा रही। सभी अधिकारी लगातार बहराइच में नजर आ रहे हैं और वहीं लगातार इसको लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिनेश सिंह उपाध्यक्ष है कांग्रेस से, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से बहराइच में एक दंगा हो गया, एक लोग की जान चली गई, कितने लोगों के घर उजड़ गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह हमारी प्रस्तावना में अंतिम लाइनों में एक लाइन है कि देश की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता, तो वो तो कहीं दिख नहीं रही है इनकी राजनीति में। जो बीजेपी की राजनीति है उसमें जो नफरत है, और बहुत ही भोले भाले लोग हैं हमारे समाज के, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, गरीब लोग हैं, और उन्हें जिस दिशा में जिस तरह के नारों के साथ, जिस तरह से की भक्ति के साथ उन्हें प्रेरित कर दिया जाता है, समाज में जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में सरकार है, वो जिस तरफ ले जाते हैं वो लोग चल पड़ते हैं। तो अब जाहिर सी बात है उनकी राजनीति का पार्ट है नफरत, और उससे ध्रुवीकरण करके सत्ता हासिल की जा सकती है। तो वो उनकी राजनीति का ये पार्ट है और उस हिसाब से वो लोग कर रहे हैं। रह गई बात की घटनाएं हो जाती हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है कि प्रशासन का, कानून व्यवस्था का एक बड़ा जो है रोल होता है। और जब उनकी राजनीति का पार्ट ये है और वो सरकार में है, तो जाहिर सी बात है प्रशासन भी उन्हीं के ही निर्देशों पे काम करता है, उन्हीं के निर्देश पे काम करता है और उन्हीं के हिसाब से वो प्रभावित रहता है। तो गलतियां हुई हैं और समाज में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लोगों की हत्या हो, जीवन से तो बड़ा कुछ नहीं होता है ना। और आप जानते हैं इस नफरत की राजनीति में इंसानियत की जो परिभाषा है वो भी कहीं ना कहीं खो गई है। तो करुणा और इंसानियत जब खो जाएगी
तो हमारा संविधान क्या कर लेगा, लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें होगी और ये स्वीकार करना पड़ेगा, इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि ये राजनीति दूर तक नहीं जाने वाली। ये सब बहुत नुकसान हुआ है समाज में अभी तक, और ये जो बहराइच में हुआ बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ पर चूक हो गई? क्या प्रशासन की चूक होगी, शासन की चूक होगी? कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई कि पुलिस को पता ही नहीं चला? वहाँ पर एसपी, डीएम, कहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही हो गई कि लोगों के जान चली गई, कितने लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश में जो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं दुरुस्त नहीं दिखाई दे रहा है। लगातार विपक्ष हमलावर है, उपचुनाव है, 10 सीटों पर बड़ी राजनीति होने जा रही है, विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश, तो इसको लेकर विपक्ष का क्या निर्णय रहेगा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष क्या, हमारे नेता राहुल गांधी ने हमेशा मोहब्बत की राजनीति की बात की है कि बिना मोहब्बत के चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं और कोई भी विकास, प्रगति बिना उसके होना संभव नहीं है। और इंसानी जो है क्या कहते हैं कि फितरत है उम्मीद, तो हम उम्मीद ये रखते हैं। और ये घटना हुई है जिसमें प्रशासन ने ज़रूर बहुत लापरवाही किया है, उसकी लापरवाही को और उनके खिलाफ़ एक्शन होना चाहिए और इस तरह की घटनाएं ताकि अब दोबारा ना हो। और मुझे लगता है कि विपक्ष कोई इसमें सवाल पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है विपक्ष की भूमिका तो यही है कि सवाल वो पूछे कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। क्या रहेगा उपचुनाव की रणनीति को लेकर, क्या तैयारियां चल रही उपचुनाव को लेकर? उपचुनाव में हमारी पार्टी का निर्देश है कि जो है 10 सीटें जीतनी है और 6 सीटें तो सपा ने ले लिया। ठीक है, सपा ने 6 सीटें घोषित किया है और हमारी अभी जैसे ही वार्ता होगी और वो प्रोसेस में हैं हम बहुत सारे, लेकिन हमारा जो है सीधे जो है सोचना ये है, निर्देश जो हमारी पार्टी का है कि हमें 10 सीटें लड़ना है। हमारा क्लेम जिन सीटों पे होगा वो उस पर विचार कर रही है हमारी पार्टी, जैसे भी होगा और ये तय किया गया है कि सभी सीटें जीतने का प्रयास करना है। बिल्कुल, हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए कांग्रेस के उपाध्यक्ष दिनेश सिंह, इनका साफ तौर पर कहना है उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। इंडिया गठबंधन को 10 की 10 सीटें जीतना है। वो कितनी सीटें पर लड़ते हैं? अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर तो अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, जो 4 सीटें बची उस पर क्या आगे रणनीति बनती है देखने वाला विषय। लेकिन जो बहराइच का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं गरमा गया है, क्योंकि जिस तरीके से जो दंगा हुआ उस पर लगातार आज पीड़ित परिवार सीएम योगी से मिलने आया था विधायक के साथ और बिल्कुल उनको आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द जो दंगाई थे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही सूबे में एक बार फिर सियासी जंग की पिच तैयार हो गई है। यूपी के 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए वोटिंग 13 नवंबर को होगी और मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। वहीं अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर फिलहाल उपचुनाव नहीं होंगे, जिस पर पूरे प्रदेश की निगाहें थी। जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट में दायर याचिका की वजह से मिल्कीपुर में उपचुनाव की तिथि की घोषणा नहीं हो सकी थी। हाई कोर्ट में मुकदमा लंबित होने के चलते इलेक्शन कमीशन ने मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं की थी। दरअसल भाजपा के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने 2022 आम चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रखी थी। ये याचिका 2022 विधानसभा चुनाव में हारने के बाद गोरखनाथ बाबा ने समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद के चुनाव जीतने को लेकर दायर की थी, जो कोर्ट में लंबित है। हालांकि गोरखनाथ हाई कोर्ट में ये दायर अपनी लंबित याचिका वापस लेने के लिए आज लखनऊ हाई कोर्ट पहुंचे थे। इस मुद्दे पर हमारे हॉर्नबिल टीवी की ये विशेष कवरेज देखिए आप। कमीशन ऑफ इंडिया ने कल यूपी में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी मिल्कीपुर, वहां पर चुनाव नहीं होगा, जिसका कारण रहा पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा की पीआईएल। आज ये आप हाईकोर्ट पहुंचे हुए हैं, क्या पीआईएल थी आपकी और ऐसा क्या कारण रहा कि ये चुनाव की जो तारीख थी उसमें मिल्कीपुर सीट? अवधेश प्रसाद जी ने जब 22 में चुनाव लड़ा था तो उन्होंने जो नोटरी कराई थी कागजों की वो बोकस थी। 6 वर्ष पहले उनका लाइसेंस समाप्त था
उस पर उन्होंने शपथ लिया था, वहाँ शपथ ली जाती है। तो मैंने क्लेम किया था कि इस पर स्टे हो जाए। स्टे तो उस समय नहीं हुआ था, परंतु कोर्ट ने इस बात को माना और सबको इशू नोटिस किया। वो मुकदमा चल रहा था। इसी बीच में एक बड़ा उलटफेर होता है, वो सांसद बनते हैं, वो सीट खाली होती है, वो इस्तीफा दे देते हैं। तो उस विषय को शून्य मान लेना चाहिए था कायदे से, जो अधिवक्ताओं ने मुझे बताया। भाई मेरा काम है आके फ़ोटो खिंचाना और मैं अपनी बात वकीलों के सामने, अधिवक्ताओं के सामने रखना, वो मुकदमा लड़ते हैं। पर जब कल चुनाव आयोग ने ये बात बताई कि आपके पिटीशन की वजह से ये मामला रुक गया, तो बड़ा अजीब लगा। और फिर मैं सुबह रात में ही भाग के आया, रात में ही कागज़ तैयार हुए और सुबह होती हम लोगों ने मतलब कि याचिका वापस लेने की ये कागज़ है, मैंने दाखिल किया, मुझे वापस में ये दे भी दिया गया और ये कहा कल की डेट भी लग गई है। कल उस पर निर्णय आ जाएगा और उसको हम लोग जल्दी से जल्दी आयोग को भेजकर उनसे सिफारिश करेंगे कि मिल्कीपुर में तत्काल चुनाव कराया जाए। जब ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीखों का ऐलान हुआ तो विपक्ष ने भी, अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जंग हार रहे हैं और सीधे जो है सवाल खड़ा कर दिया इलेक्शन कमीशन के ऊपर। नहीं, सबको पता था। समाजवादी से तो अवधेश प्रसाद जी हैं, बाकायदा उनके 10 वकील खड़े होते थे यहाँ इस मुद्दे को लेकर, तो पता देखिए सबको था। चूँकि ये देश का पहला मामला है, किसी पे आरोप प्रत्यारोप करना अच्छी बात नहीं है। इस तरीके के मामले कभी कभी आते हैं। जो मेरी जानकारी ये देश का पहला मामला था, किसी को बहुत जानकारी इस पर थी नहीं कि इस्तीफे के बाद शून्य मानने में आपको मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है अधिवक्ताओं की, उस पर हमको टिप्पणी नहीं करना है। पर हम कल तक चुनाव आयोग को सबको फैक्स कर देंगे और हम लोग मिल्कीपुर में चुनाव चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव जीती भी है, बड़े वोटों से मैं चुनाव खुद लड़ा था, वहाँ से जीता हूँ। तो ऐसा कोई मन में है नहीं, चुनाव सब लोग चाहते हैं। सवाल और रहेगा, क्या आपकी बात हुई किसी पार्टी के आला अधिकारी से या फिर किसी बड़े पदाधिकारी से जिसने ये निर्देश दिया हो, या फिर आप खुद से यहाँ पे? नहीं, बात स्वाभाविक रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ, तो निश्चित रूप से मैं कोई बात करूँगा तो एक बार उनके संज्ञान में डालूँगा। मैंने उनके संज्ञान में डाला कि मैं कल की डेट में इस याचिका को वापस लूँगा। सबकी तरफ से हाँ हुआ कि वहाँ चुनाव लड़ना ही है, वहाँ बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, 13 तारीख है जो उपचुनाव की तारीख आई है, तो उसमें कम जो है समय काफ़ी कम बचा हुआ, तो ऐसे में तैयारियां किस तरह की हो रही हैं और क्या लग रहा है कि कैसी? देखिए, तैयारी तो वहाँ आज हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती रहती है कार्यक्रमों के माध्यम से। हमारे यहाँ सिंबल जो होता है, प्रत्याशी जो होता है, वो कमल का फूल होता है, उसके लिए हम सारे लोग काम करते हैं। तो वो बात तो आज से चल रही है। प्रत्याशी कोई विषय नहीं है, प्रत्याशी तो निर्णय पार्टी नामांकन के एक घोषणा भी नहीं करी गई है, नामांकन के एक दिन पहले लेती है, नामांकन शुरू हो जाता है तब लेती है, ये कोई विषय नहीं है, वो तो हो जाता है। बातचीत के लिए तो बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ थे, जिन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान ये पीआईएल डाली थी। इनका कहना है कि अवधेश प्रसाद ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसकी नोटरी लगभग 6 साल पहले एक्सपायर हो चुकी थी। आपको बता दें कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया है यूपी में, जिनमें 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है। बाकी एक मिल्कीपुर की सीट थी जिस पर चुनाव नहीं होना था। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या इस पीआईएल को वापस लेने की अपील के बाद इसी तारीख को 13 नवंबर को यूपी में जो उपचुनाव होना उसमें 10वीं सीट मिल्कीपुर में भी होगा। बाबा गोरखनाथ के वकील भी हैं हमारे साथ में, इनसे भी बात करेंगे। आज वकील साहब, अंदर किस तरीके की चर्चा हुई, क्या बात रही? क्योंकि ये बता रहे हैं कि जिस तरह से जब ऐसी पीआईएल डाली जाती है तो उसको अमूमन शून्य मान लिया जाता है, नील मान लिया जाता है, लेकिन ये नहीं। नहीं, देखिए, आज सिर्फ हमने जो इलेक्शन पिटीशन हमारी थी उसको विड्रॉ की एप्लीकेशन लगाई थी और एप्लीकेशन में सिर्फ यही कहा था कि हम क्योंकि मिल्कीपुर में विधानसभा चुनाव नहीं हो पा रहे हैं उपचुनाव, तो इसके लिए हमें परमिशन दे दी जाए कि हम अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर दें और हम कोर्ट माननीय न्यायालय की अदालत में ना आके हम जनता की अदालत में हमारा प्रत्याशी जाए और अगर जनता चुनती है तो विधायक बन के आएँ। और अमूमन कोर्स में ऐसा होता है कि 2-3 दिन बाद एप्लीकेशन टेकअप होती है, लेकिन मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था तो कोर्ट इस बात के लिए एग्री हो गई कि कल ये हमारे एप्लीकेशन टेकअप हो जाएगी और कल एप्लीकेशन टेकअप होने के बाद मे बी कोर्ट जो है डिस्पोज ऑफ इस मैटर को कर दे। उसके बाद हम इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म कर देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि चुनाव इसके साथ ही हो जाए। आज कोर्ट ने आपकी एप्लीकेशन तो ले ली है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि माननीय कोर्ट की तरफ से कल ऐसा रहे जिसमें सिर्फ चर्चा हो पाए, आपको और तारीखें मिल जाएं, तो समय काफ़ी कम बचा हुआ, तो कैसे इन चीज़ों का कोऑर्डिनेशन करेंगे? बीइंग अ वकील आप किस तरीके से? नहीं, देखिए, हमारी पूरी कोशिश है, इसीलिए मैं दिल्ली से रात में ही मतलब सुबह ही पहुंचा हूं मैं, क्योंकि हमको स्पीडी इस मामले में करना था
और इसीलिए हमने जो है सुबह आके एप्लीकेशन भी मूव कर दिया, मेंशन भी कर दिया। और मुझे नहीं लगता क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल ग्राउंड नहीं बचता कि इसमें सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड के ही आधार पर इसमें डेट दी जा सकती थी, लेकिन कोई टेक्निकल ग्राउंड इसमें बचता नहीं है। तो ये कल मुझे जहाँ तक लगता है कि कल एप्लीकेशन हमारी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी और पिटीशन भी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। बातचीत के लिए तो बाबा गोरखनाथ के वकील भी थे ये, जिन्होंने आज यहाँ पे पहुंचे हुए पूर्व विधायक के साथ। देखिए आप, हाई कोर्ट ये पहुंचे हुए हैं लखनऊ के बेंच में, जहाँ पर इन्होंने अपनी अपील डाली है अपनी पिटीशन को वापस लेने के लिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक अपनी याचिका को वापस लेने आज पहुंचे हैं। इनका कहना है कि काफ़ी समय से लंबित चल रही थी, जिसको कोर्ट को स्वतः शून्य मान लेना था, लेकिन ये नहीं माना गया। जब कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये ऐलान आया, जब ये तारीखों का ऐलान किया गया, उसके बाद इनको जानकारी हुई और आज ये दिल्ली से अपने वकीलों की टीम के साथ खुद यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बता दें आपको कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें यूपी की हॉट सीट मिल्कीपुर शामिल है, जिस पे ये तारीख नहीं बताई गई थी। तो अब सवाल खड़ा होता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस 13 नवंबर को मिल्कीपुर में भी इस याचिका को वापस लेने पर चुनाव करवाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अशरफ। इसी मुद्दे पर हम हमारे उत्तर प्रदेश के कॉरेस्पॉन्डेंट मिस्टर अशरर से और जानकारी लेंगे। हेलो अशरर। जी अशरर, अभी जो भी इस स्थिति पर जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं और क्या क्या है वहाँ पे अभी सिचुएशन, इस पर आप ज़रा इस पे प्रकाश डालिएगा। देखिए जैंग, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के चुनावी सरगर्मियां काफी तेज थी। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से यूपी की 10 सीटें खाली हुई थी जिसमें उपचुनाव होना था। काफी लंबे समय से सबको इंतजार था और कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जिसमें 9 सीटों पर चुनाव के लिए ऐलान कर दिया गया। एक सीट मिल्कीपुर थी जिसको ऐलान नहीं किया गया। 13 नवंबर की यह तारीख रखी गई है चुनाव की। तो अब मिल्कीपुर का नाम क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि 2022 आम चुनाव के दौरान एक पूर्व विधायक जो कि मिल्कीपुर से लड़ रहे थे, बाबा गोरखनाथ, जिन्होंने पीआईएल डाली थी, आज वो अपनी पीआईएल पिटीशन को वापस लेने के लिए भी अपील डाल चुके हैं और कल कोर्ट का फैसला आएगा। तो जिस तरह से ये 10 सीटों पे चुनाव होना है, उनमें 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास, वहीं 3 बीजेपी के पास और एक सीटें राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी ने जीती थी, जिनमें मैनपुरी की करहल सीट है, कानपुर की सियामऊ है, प्रयागराज की फूलपुर है, अंबेडकर नगर की कटहरी है, मिर्जापुर की मझवा है, अयोध्या की मिल्कीपुर है और गाजियाबाद की सदर है, अलीगढ़ की खैर है, साथ ही मुजफ्फरनगर और की मीरापुर है और मुरादाबाद की कुंदरी सीट है। तो ये इन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें अभी 9 सीटों की तारीखों का ऐलान हो गया है। और अगर बात करी जाए समाजवादी पार्टी की, तो उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सपा ने 10 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था, जबकि बसपा ने अभी 5 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। हालांकि बीजेपी ने प्रत्याशियों को लेकर के कई बड़ी बैठकें जरूर करी हैं, लेकिन अभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं करी गई है और पार्टी जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में है फिलहाल। वहीं लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन हुआ था उसको लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिल करके ये चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी दोनों दलों के बीच में सीटों का समझौता भी नहीं हुआ है। सपा ने इसमें 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करी है और 4 सीटें बची, जिनमें माना जा रहा है कि 2 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी भी उतार सकती है। अगर चैंग है बीजेपी की बात करी जाए तो सत्ताधारी दल है बीजेपी, जिनमें से 10 में से 9 सीटों पर आरएलडी के लिए छोड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी। कहा जा रहा है कि हाल ही में बीजेपी की बैठक में तय हुआ था कि मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट, जो कि पहले ही आरएलडी के पास है, उसमें जयंत चौधरी की पार्टी के लिए वो छोड़ी जाएगी और आरएलडी के चंदन चौहान थे जो इस सीट से विधायक थे, लेकिन अभी वो बिजनौर में लोकसभा चुनाव के बाद बिजनौर के सांसद चुने गए हैं, जिसके बाद मीरापुर सीट को खाली कर दिया गया है। अगर ये आपको बताएं कि इनमें किसके इस्तीफे के बाद कौन सी सीट खाली, तो उसमें करहल सीट की सबसे पहले बात करेंगे, जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव विधायक थे। कन्नौज से अब सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया तो वो सीट खाली हो गई। और कानपुर की पीतामऊ सीट थी, जिसमें सपा के विधायक इरफान सोलंकी थे, जो आयोग घोषित कर दिया गया था, जिनको उनके भाई का इस तरीके का कई कानून आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए थे, तो उनको भी आयोग घोषित कर दिया गया था, उससे वो सीट खाली हो गई थी। फिर प्रयागराज की फूलपुर सीट थी जो बीजेपी के पास थी, उनके विधायक प्रवीण पटेल सांसद बन चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, वो भी खाली हो गई। और कटहरी से विधायक थे लालजी वर्मा, जो अंबेडकर नगर से थे। मिल्कीपुर सीट से विधायक थे अवधेश प्रसाद अयोध्या से, जो कि अब जो है सांसद बन चुके हैं, तो वो भी सीट खाली है। साथ ही कुंदरची सीट से विधायक थे जियाउर रहमान बर्क, जो संभल में थे। अब अलीगढ़ की सीट से विधायक अनूप प्रधान थे।
गाजियाबाद सदर से विधायक अतुल गर्ग थे, माजपा और मझौआ विधायक थे मीरापुर के चंदन चौहान जी, जो अब बिजनौर के सांसद बन चुके। तो इस तरह का समीकरण था, जिसके बाद जो है अभी यहाँ पे 10 सीटें खाली हैं। इन सीटों पर उपचुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी अशरर, मैं आपको टोकना नहीं चाहता, लेकिन हमारा समय अभी समाप्त हो चुका है। अभी इस मुद्दे पर हम फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए समय समाप्त हो चुका है। फिर आपसे इस मुद्दे पर फिर अपडेट लेंगे हम। तो अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।